कौन से हो सकते हैं, मैं ये ऑलरेडी आपको बता देता हूँ। एक आपका मेन होम पेज तो होते हैं जो सभी को मालूम है। होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर। होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर, ये सभी पेजेस आपकी वेबसाइट्स में मैंडेटरी है। प्लस होम आपका मेन पेज है। इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स कराते हैं तो आपके कोर्स पेजेस होने चाहिए। अगर आप सर्विस देते हैं तो सर्विस पेजेस होने चाहिए। तो वो ये ना हो कि अगर आप 50 सर्विस करते हैं तो एक दिन में तो 50 बनेंगे नहीं, तो मिनिमम 5-7 सर्विस आप बना के उसको रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कुलदीप जी आपके सवाल का आपको आंसर मिल गया, तो आप यस लिख दीजिएगा और कुछ पूछना है तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए। सो नाउ गाइस, ओवरऑल हाउ वाज द एक्सपीरियंस, मैं एक बार सभी से जानना चाहता हूँ कि अभी तक का आप लोगों की जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। टाइप इन द चैट बॉक्स, जो भी है, ठीक है, अच्छा है, पॉजिटिव है, बट व्हाट यू फील, मतलब आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक ओवरऑल। यानी कि कुछ होता है ना, जब आप इस डिजिटल एरा में हैं, मुझे भी मालूम है कि कुछ कुछ चीज़ आप लोग ऑलरेडी कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं चीज़ों को आपने बेहतर से इम्प्रूव कर दिया। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है भैया, प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा, बिना प्रोसेस के तो कुछ नहीं होगा। और यही सारी की सारी चीज़ें हैं। सर H1 अगर कीवर्ड सभी पेजेस में सेम रहे तो रिजल्ट मिलेगा। सब पेजों का H1 सेम कैसे होगा? H1 होगा सभी पेज पर, कीवर्ड सबके अलग होंगे कुलदीप जी, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। चले, तो आगे बढ़ते। बाकी मैंने आपको इतना बता दिया सभी लोगों को कि जो कुछ भी, अच्छा मैं एक छोटी सी चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। लेट मी शो यू। आप लोग थोड़ा सा, मैं एक ही चीज आप लोगों से बार बार कहूंगा कि आप जो कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर लो। मैं सच बता रहा हूँ, आप सबको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी आपके सामने मैंने चैट ओपन किया है, ठीक है, और ये चैट को ध्यान से देखना, ये हमारा SEO 106 का बैच है। गरिमा जी समझ आ रहा है? सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ मैंने इनको स्किल दिया है, जो कुछ सिखाया, ये वही रेपिटेटिव होगा तो टाइम लगेगा, पर रिजल्ट जरूर मिलेगा, ये करना। ठीक है, तो आपको बस मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जस्ट लाइक आप थोड़ा सा, मतलब जो लोग भी लग रहा है ना, हाँ ठीक है क्लास चल रही है, सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आए बैठे टाइम पास करा चलेगा, देखो उसमें कोई फायदा नहीं है। आपका पैसा, आपका टाइम व्यर्थ है। मैं फिर बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, मुझे उसमें कोई लोभ लालच नहीं आप लोग, बट मैं जरूर कुछ अच्छी मेंटरशिप आपने कर। साथ में इन्होंने क्या लिखा कि आजकल बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर क्या हमारी वेबसाइट AI ओवरव्यू में आ सकते, क्या वो आप सिखाएंगे? सब बच्चे पूछते हैं। अब इधर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 रैंक, ऑल्सो रैंक इन AI ओवरव्यू। अब बताइए और क्या चाहिए आपको? क्यों शिवम भाई, और कैसी लर्निंग चाहिए? और ये सब आप लोगों को भी करना है, मुझे हर किसी का रिजल्ट चाहिए गूगल पे भाई, ये ध्यान रखिएगा। कोर्स कंप्लीट होने से पहले मुझे सभी की वेबसाइट गूगल, चाहे आप कितने भी लंबे कीवर्ड पे मुझे दिखाओ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आई जस्ट वांट, मैं ये जानना चाहता हूँ जो कंसेप्ट है क्या सच में वो आपको समझ में आया? आखिरकार SEO का प्रोसेस क्या है? अब इनका कीवर्ड है, इनका जो अपना ब्रांड वॉज सजेस्ट AI ओवरव्यू किस कीवर्ड, ये देखो। अब यहाँ पे इनके ब्रांड का नाम लिखा हुआ है आस्था टेक्नोलॉजी। ठीक है, टॉप हेल्थ केयर ऐप डेवलपमेंट कंपनीज इन नोएडा इंक्लूड एप्स निवो, आस्था टेक्नोलॉजी, ओपन एक्सेल एंड फोसिमा टेक्नोलॉजी। मतलब ये सभी ब्रांड AI ओवरव्यू में आ रहे हैं, तो उनका ब्रांड भी AI ओवरव्यू में आ रहा है। और अभी एक चीज मैं आपको सभी को बता दूं, आपको आप शॉक हो जाओगे सुन के सारा डेटा। और अभी इनका ऑफ पेज ऐसे तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ इन्होंने ऑन पेज ही कंप्लीट किया है बस, समझ रहे हैं आप, और सिर्फ टेक्निकल कंप्लीट किया है। अब ये समझ लो, एक ये जी भाई साहब है, इनकी वेबसाइट मात्र 2 घंटे में तीसरे चौथे पेज पे रैंक करने लगी है। इको टूरिज्म इन सेल्सफोर्स कीवर्ड के ऊपर, जो भी इनका अपना टारगेटेड, हर किसी क्लाइंट का अपना अपना टारगेटेड कीवर्ड होता है। अब मुझे सच बताइए, आप में से कितने ऐसे अटेंडेंट एक्साइटेड सर मुझे भी ऐसा रिजल्ट चाहिए? आई इन द चैट। कितने लोग ऐसे जिनको सच में ऐसा रिजल्ट चाहिए? टाइप आई इन द चैट। एक एक बंदे से मुझे आंसर चाहिए। क्या आप सभी को ऐसा रिजल्ट चाहिए? क्या सच में आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस, आप मेरे कंसेप्ट को समझना कि अगर आपको मैथमेटिक्स में कोई सवाल हल करना है तो पहले छोटे सवाल से तो शुरुआत करेंगे ना, सीधी सी बात है। अब ये तो है नहीं कि आपको बहुत लंबा सवाल दे तो बोलो सॉल्व करो। तो इसमें ऐसा होता है कि पहले आप अपने कीवर्ड पे रैंक लाना, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और मैंने इतना बता दिया सर, सीखने के लिए वेबसाइट और क्लाइंट दोनों मिल जाएंगे। भाई साहब मैंने बता दिया कुलदीप जी, आपको क्लाइंट की कभी कमी नहीं पड़ेगी, इस बात को लेकर। और एक बार अगर आपने अपने क्लाइंट को अपने ऑनबोर्ड कर लिया
तो वो आपसे जाएगा नहीं। इस बात की भी मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि वो जाएगा तो जब उसको अच्छा रिजल्ट मिले। तो बस ये थोड़ा सा आप एज ए मोटिवेशनल, एज ए लर्नर, एज ए मेंटर आप कुछ भी समझ लीजिए। आज से हम टेक्निकल एसईओ की शुरुआत करने वाले हैं। किसकी? टेक्निकल एसईओ। यानी कि आपने अपनी वेबसाइट का ऑन पेज बहुत अच्छा कर लिया एज पर दी गूगल एल्गोरिथम की कीवर्ड को आपने टाइटल में, यूआरएल में, डिस्क्रिप्शन में, H1 में, इमेज ऑल्ट में, फर्स्ट पैराग्राफ में और हेडिंग में प्रॉपर इंटरनल एक्सेस सब कुछ बेहतर कर दिया, राइट। लेकिन सवाल है कि ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे मैटर करता है कि आपकी जो वेबसाइट है क्या वो सच में टेक्निकल पैरामीटर्स को क्रॉस कर पा रही है क्या, क्योंकि गूगल के अपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं जिसमें आपको मोटी मोटी कुछ बातों का ध्यान रखना है, लेकिन है बहुत बारीकी से समझ लीजिएगा। और मैं आप सभी को एक जानकारी देता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट है तो मैं पहले ही आपको कंफर्म कर दूं कि अगर आपको नॉलेज है तभी आप उसके साथ छेड़खानी करिएगा। वेबसाइट के बैकएंड में जाकर कुछ भी फिक्सिंग करना हो, अगर आपको नॉलेज नहीं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके छेड़खानी बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो पता चले जो कुछ भी आपने काम किया, जो कुछ भी एफर्ट्स किए वो नुकसान में जा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब ये है कि अगर आपको वेबसाइट की स्पीड फिक्सिंग करनी है और आपको नॉलेज नहीं है तो वर्डप्रेस में तो 2-3 चीजें मैं फिर भी बता दूंगा कि आप प्लगइन से अपनी वेबसाइट की स्पीड को बेहतर कर सकते हैं, प्लगइन के द्वारा अपनी वेबसाइट की स्पीड को बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो आता है हमारा कि अगर हम टेक्निकल एसईओ की बात करते हैं तो टेक्निकल एसईओ का सबसे पहला जो एस्पेक्ट है, जो खास है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी वेबसाइट की स्पीड। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना कोई बिजनेस स्टार्ट तो कर देते हैं ना, लेकिन हम वेबसाइट बना के 2-4 महीने भूल जाते हैं, हाँ जैसी चल रही। लेकिन हमेशा हमें अपनी वेबसाइट के हेल्थ चेकअप यानी कि हेल्थ का ध्यान रखना है। जैसे हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए ध्यान रखते हैं ना, महीने में, साल में, 6 महीने में, 1 साल में कि चलो भैया हेल्थ चेकअप करा लो, इसी तरीके से आपको भी अपनी वेबसाइट्स का प्रॉपरली मंथली, 2 मंथली, 6 मंथली उसका हेल्थ चेकअप रिपोर्ट देखते रहना चाहिए। वेरी नाइस, हेल्थ इज वेल्थ, सही बात है। इसी तरीके से आप अगर अपनी वेबसाइट पे वर्क करोगे तो आपकी वेबसाइट का भी हेल्थ का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हेल्थ में ध्यान रखने का सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है आपकी वेबसाइट स्पीड टेस्ट। लेट मी शो यू कि अगर आप यहाँ पे यूआरएल एंटर करते हैं और आपको स्टार्ट टेस्ट प्रेस करना, जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट प्रेस करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, हमारी एक वेबसाइट को स्पीड लोड होने में कितने सेकंड का टाइम लगना चाहिए? टाइप इन द चैट बॉक्स करके फटाफट बताओ। एक वेबसाइट का लोडिंग स्पीड क्या है बेंचमार्क? एक वेबसाइट को लोड होने का जो टाइम है ना, जो एक्चुअल मतलब एज पर दी गूगल एल्गोरिथम, किसी भी वेबसाइट को, सॉरी, चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे वो ई-कॉमर्स वेबसाइट, चाहे वो प्रोफेशनल वेबसाइट, कोई भी इंडस्ट्री की वेबसाइट हो, उस वेबसाइट को 1 और 2 या 3 सेकंड में लोड होना चाहिए, क्विकली, मतलब फास्ट लोड होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर कोई वेबसाइट 10 सेकंड या 15 सेकंड में लोड होती है तो उसे हम क्या कहते हैं बताओ? उसे हम पुअर कहते हैं, ठीक है। अगर किसी वेबसाइट का लोडिंग स्पीड सॉरी अगर 10 सेकंड 15 सेकंड तो पुअर है भाई, ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट को एज ए ऑफिशियल इंडस्ट्री बेंचमार्क की मैं बात करूं तो वो आपका 2 सेकंड में, 3 सेकंड में क्विकली खुलना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है अंडर 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड के अंदर खुल जाए तो भी ठीक है। मतलब मिनिमम तो भैया आपका 2 सेकंड 3 सेकंड है, लेकिन मैक्सिमम 5 है, उससे ऊपर गया तो फिर तो वो डेंजर। अब ये देखो, यहाँ पे जो वेबसाइट है ये 2.5 सेकंड है, ठीक है, मतलब एक्सीलेंट है, बढ़िया है, ठीक है। और इसका परफॉर्मेंस ग्रेड देखो, ठीक है, और पेज का साइज, ठीक है। आपको 2 चीज पे ध्यान रखना है, ये 2 पैरामीटर्स आपको फॉलो करने हैं जिससे आपकी वेबसाइट क्विकली फास्ट लोड हो सके, ठीक है। तो एक तो आपको पहला टेक्निकल पैरामीटर ये समझना है। दूसरा, इस टूल का नाम है जीटी मैट्रिक्स। शायद आप लोग जानते हो, जितने भी यहाँ लोग ऑलरेडी एसईओ से अवेयर हैं वो सभी लोग इस टूल से खासकर जरूर अवेयर होंगे। तो ये क्या करता है, आप एंटर करिए और यहाँ पे, अच्छा इसमें ना एक्चुअली में एक दिन में आप एक ही रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अकाउंट बनाओगे तो आप 3 बार दिन में
मेक श्योर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, देखो अगर आप किसी भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे काम करते हैं, तो उस वेबसाइट का जो लोडिंग स्पीड है वो साफ साफ फिंगर टिप्स पे ध्यान से रखो कि वो अंडर 5 सेकंड क्विकली लोड हो जाए। यानी कि 2 सेकंड है तो वो एक्सीलेंट माना जाता है, इस 2 सेकंड इज एक्सीलेंट बेंचमार्क। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्निकल एसईओ के पड़ाव में आपको समझना होगा कि आपका जो वेबसाइट है वो अंडर 5 सेकंड में लोड होना चाहिए। ज्योति जी देखो, जो पेज स्पीड इनसाइड होता है सर, एक गूगल का भी होता है, मैं उस पे भी आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। आप शायद मॉर्निंग के सेशन में थे, बट इट्स ओके, अभी मैं उस टॉपिक पर भी कम बैक करने वाला हूँ, पर अभी देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया गया कि हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो अंडर 5 सेकंड क्विकली लोड होनी चाहिए, और आप इन टूल का यूज कर सकते हैं। ये वाले नोट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर दिए, तो क्लास के बाद आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब जो दूसरे नंबर पे जो टेक्निकल एसईओ का पैरामीटर आता है वो है हमारा वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। क्या है? वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। यानी कि आपने देखा होगा, अगर थोड़ा सा भी आपको याद हो किसी को, तो ये बताइए, हमने जब गूगल एल्गोरिथम वाला टॉपिक स्टडी किया था, हैव यू रिमेंबर कि भाई हमने पांडा, पेंगुइन, हमिंगबर्ड के बारे में स्टडी किया था शिवम, तो वहां पर मैंने एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था नितिन जी, उसमें एक टॉपिक था मोबाइल अपडेट के नाम से, जो कि 21 अप्रैल 2015 को गूगल ने लॉन्च किया था, और उस अपडेट में ये लिखा गया था कि जो वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव या मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो उनकी रैंकिंग को मोबाइल में डाउन कर दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम अपनी वेबसाइट का मोबाइल रिस्पॉन्सिविटी चेक करना अति आवश्यक है, यानी कि बहुत आवश्यक है। तो इसको चेक करने के लिए आप सीधा कॉपी करेंगे अपना यूआरएल, कॉपी करके सीधा आपको जाना है, एक ही टूल है, ऐसे बहुत सारे टूल मिलेंगे, तो आपको इस टूल में सीधा अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको सीधा चेक पे क्लिक करना है। ठीक है, बट इसके बाद मैं एक और थोड़ा सा टेक्निकल तरीका आपको सिखाऊंगा। चलिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे यूआरएल को सिंपल तरीके से पेस्ट कर देना है। गरिमा जी वो सुबह मॉर्निंग में जो ऑन पेज फिक्सिंग करना बताया था वो कर दिया आपने? हाँ कर दिया, वेरी गुड, एक बार शेयर कीजिएगा लिंक। और जितने भी लोगों ने ऑन पेज एसईओ की प्रैक्टिस किया है, अपने पेज पे किया हो, पोस्ट पे किया हो, जहां पर भी, मेक श्योर वो सभी लोग उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सभी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना अपना होमवर्क शेयर कर दीजिएगा। जितने भी काम किया हो, होम पेज पे किया हो, ब्लॉग्स पे किया हो, इनर पेज जहां भी किया हो इम्प्लीमेंटेशन ऑन पेज, तो मस्ट शेयर इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इस टूल में क्या दिखाई दे रहा है, सब लोग प्लीज अंदर देखिएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके सामने दो डिवाइस, इट्स अ टू डिवाइस। ठीक है, एक है आईफोन 12 प्रो और एक है गूगल पिक्सल का डिवाइस। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने दो डिवाइस के मॉडल हैं, और इस मॉडल में ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि इज द वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो क्या है, इट इज अ रिस्पॉन्सिव। ये देखो, रिस्पॉन्सिव की खास पहचान क्या होती है? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की खास एक पहचान होती है, अगर देखा जाए, आपने सुना होगा काफी डिजाइनर के मुंह से, काफी डेवलपर के मुंह से, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की पहचान होती है, इसे बर्गर बटन का नाम दिया जाता है। यानी कि जब भी किसी वेबसाइट को आप किसी भी डिवाइस में ओपन करेंगे तो वहां पे आपको ये इस तरीके की जो लेयर दिखाई देती है इज कॉल्ड बर्गर बटन। यानी कि जहां पर ये बटन आपको अपीयर होगा, समझ लीजिए वो वेबसाइट आपकी रिस्पॉन्सिव है। और दूसरा, जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद जब आप धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए आपको एकदम कंसेप्ट और कंटेंट बिल्कुल अपीलिंग दिखाई दे रहा होगा, कहीं से भी आपका टेक्स्ट लेफ्ट राइट में नहीं हो रहा है, और ना किसी तरीके से जैसे कि कंटेंट भाग रहा है, टेक्स्ट कट रहा है, इमेज प्रॉपर नहीं आ रही, वो सब चीजें आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो आप इस टूल का इस्तेमाल करके किसी भी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव कैसे देखा जाएगा या चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा टेक्निकल डेटा मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा। मान के चले कि अभी आपने टूल से पढ़ लिया, अब मान लो कल को आप किसी इंटरव्यू में जाते हो और किसी ने पूछा, अच्छा ये बताइए क्या हम किसी वेबसाइट के रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं बिना किसी टूल के? तो अब आपको तो पता ही नहीं, तो अब कैसे करोगे? ठीक है, तो सी ध्यान लीजिएगा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वेबसाइट ओपन करना है। सब लोग थोड़ा सा ध्यान से अटेंशन दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है ये, बट स्टिल आपको समझना जरूरी है।
तो आपको क्या करना है, किसी भी वेबसाइट पे जाना है। अब मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि हम किसी भी वेबसाइट को विदाउट एनी टूल ये कैसे चेक कर सकते हैं कि वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। टूल से तो मैंने आपको बता दिया कि आप टूल में जाएंगे और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देंगे और ऊपर यहाँ पे आपको डिवाइस लिखा हुआ है, तो देखो आपकी वेबसाइट प्रॉपर ओपन हो रही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा अपनी वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको सीधा राइट क्लिक करना है। सभी को पता है माउस में लेफ्ट राइट क्लिक होते हैं लाइक दिस, ठीक है। ऐसे करके राइट क्लिक करना है, ऐसे करके, और सबसे लास्ट में एक इंस्पेक्ट बटन दिखाई देगा। सबसे लास्ट में देखेंगे, नितिन जी, सिद्धांत जी, सबसे लास्ट में दिख रहा है एक इंस्पेक्ट का बटन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपकी विंडो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि आपकी ये जो स्क्रीन में जो वेबसाइट दिख रही है 2 पार्ट में बट रही है। एक तरफ आपको कोडिंग दिखाई देगा और एक तरफ आपको डिजाइन दिखाई देगा। लेकिन जैसे आप यहाँ 2 पार्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको ऊपर, देखिए, इसको कहते हैं टॉगल डिवाइस टूल बार, ठीक है। ये ऊपर की तरफ आप देखेंगे ये कैसा आइकन आपको नजर आएगा, इस आइकन को सब लोग ध्यान से नजर रखिएगा। इसको कहते हैं टॉगल डिवाइस टूल बार। क्या कहते हैं इसको, ये देखिए लिखा हुआ है, इट इज अ टॉगल डिवाइस टूल बार। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। देखो अब ये वेबसाइट आपकी फुल स्क्रीन होगी। अब आप दोबारा से क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट आपकी यहाँ मोबाइल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे देखोगे जब ये आप कंप्लीट कर लोगे तो अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ कुछ डिवाइस का नाम, ये देखो। अब आपको यहाँ डायमेंशन को समझना है। सब लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने डायमेंशन को बंद कर दिया रेड कलर के अंदर और यहाँ पे आपको दिखा रहा है डायमेंशन पिक्सल 7। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा डेटा बता दूं, आपको यहाँ पे आने के बाद आपको सीधा जाना है। देखो आपका फोन का मॉडल कौन सा है, आपको फोन का मॉडल पहचाना, आपके कौन सा फोन है, आप सीधा क्लिक करेंगे और ये वेबसाइट उसी हिसाब से उसी मॉडल में चेंज हो जाएगी लाइक। तो ये रहा जी, विदाउट एनी टूल, यानी कि बिना किसी टूल के हम किसी भी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी टूल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस आराम से यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि ये तो बड़ा बढ़िया, मतलब किसी भी टूल में नहीं जाने की जरूरत और बिना किसी टूल के आप आराम से इसका रिस्पॉन्सिव डेटा देख सकते हो। इस तरीके से ये आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को प्रॉपरली दिखाएगा, ठीक है। किसी का भी कर सकते हो आप, किसी का भी कर सकते हो, ठीक है। इसे करने से डेस्कटॉप नहीं, इससे ये तो आप लाइव थोड़ी, ये तो बेसिकली रिस्पॉन्सिव दिखा ना, आपको दिखा रहे कि आपकी वेबसाइट का डिवाइस में कंपेटेबल, इससे आपको डेस्कटॉप में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपने चेक कर लिया तो आप कुछ नहीं, इसको क्रॉस कर दो, ये लो आपका बन गया डेस्कटॉप, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रॉपर फिर से डेस्कटॉप बन गया। अब फिर से क्या करना है, दोबारा से जाओ, मैं एक बार लास्ट क्विकली बता देता हूँ। आप दोबारा से जाएंगे, आपको राइट क्लिक करना है, सीधा इंस्पेक्ट में चले जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो नीचे ना, यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। देखो कितने सारे मॉडल हैं, सब लोग ध्यान से देखिए। आप अपना मॉडल भी ऐड कर सकते, जैसे आप चाहते हो मुझे ब्लैकबेरी में देखना या मुझे गैलेक्सी में देखना, ये देखो यहाँ से सारे मॉडल आप ऐड कर सकते हो। ये देखो कितने सारे मोबाइल के मॉडल, यू कैन सी, ये देख रहे हो, आईफोन 4, आईपैड, ये रहा देखो, आईपैड, आईफोन, आईपैड प्रो, है ना। समझ में आ गया सभी को, क्लियर इन द चैट बॉक्स एवरीवन। ये देखो ये पूरी लिस्ट तैयार हो गया, ये देखो। अब मुझे आईपैड प्रो में देखना है, अभी पूछा था ना किसी ने, आईपैड में शायद टैब मतलब आई थिंक, हाँ किशोर, तो ये देखो ये रहा, में भी आ गया। सो क्लियर है सभी को, प्लीज फास्ट आंसर एवरीवन, हैव यू क्लियर दिस टॉपिक, वेरी नाइस, ठीक है। एक बार ये स्टेप में दोबारा बताए तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम डी है। तो चलिए, आपको क्या करना है, फिर से ध्यान से आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब आपको यहाँ पे इसे क्रॉस कर देना, ठीक है। क्रॉस कर दिया आपने इसको यहाँ से, ऐसे देखो, अब ये आपका गूगल ओपन हो गया आपके सामने, ठीक है। जैसे कि हम लोग सर्च इंजन ऑपरेट करके सर्च इंजन चलाते हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऐसे करके आप राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट का बटन दिखेगा सबसे लास्ट में, अटेंशन दीजिएगा इंस्पेक्ट। अब जैसे आप इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी विंडो ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, मतलब 2 तरीके से वो विभाजन हो जाएगा उसका, ठीक है। एक तरफ कोडिंग दिखेगी, एक तरफ डिजाइन दिखेगा। ये होता है आइकन आपका एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क। आपको किसी में नहीं जाना, आपको सीधा जाना है इसमें,
आपको टॉगल डिवाइस टूल बार पे क्लिक करना और यहाँ पे ऊपर आपको डिजाइन आ जाएगी, ये लो पूरी लिस्ट आ गई। देखो आप जितनी बड़ी इस लिस्ट को करना चाहते हैं ना, ये आप चाहते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा लिस्ट होगी तो आप एडिट करो और यहाँ से जो जो डिवाइस आपको हटाना है वो आप हटा दीजिएगा इस तरीके से, तो उस हिसाब से आपकी लिस्ट छोटी हो जाए। ठीक है, लो जी, ये रहा आपका पिक्सल 7। ठीक है, तो बेसिकली नाउ द क्वेश्चन इज हियर, तो आपको अपनी वेबसाइट को, ठीक है विशाल, थैंक यू सो मच। तो इसी प्रकार से आपको ये समझना जरूरी है। देखो मैं ये सब चीज आपको क्यों सिखा रहा हूँ, मैं चाहता तो मैं खाली टूल पढ़ा के बोलता हाँ जी हो गया आपका टेक्निकल ऐसे आप परफेक्ट हो गए, लेकिन मे भी समझिएगा कल को आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, आप किसी से इंटरव्यू में पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कल कोई टूल बंद हो गया तो क्या करो। अगर मान लो जिस टूल से आप चेक करते हैं आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है नहीं है, इन केस वो टूल अगर यदि बंद हो गया तो आप क्या करोगे, फिर तो आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर आप यही जवाब नहीं दे पाए कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कैसे चेक करेंगे, तो फिर आपको जॉब कौन देगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो होपफुली कि आप सब लोग उस टॉपिक को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या समझना है, मैं यहाँ पर आपको चीजें बताने वाला हूँ, तो देखिए अब आपको क्या करना है, सीधा आप जाइए मेरी स्क्रीन पर। ये दो टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया, जो तीसरा टॉपिक है, तो अभी मेरे से सवाल पूछा था, अब मैं उसी सवाल का आंसर देता हूँ। क्या मुझे ये बताओ, आप में से कितने ऐसे अटेंडीज हैं जो कोर वेब वाइटल से अवेयर है? टाइप आई इन द चैट बॉक्स, कोर वेब वाइटल्स। हाउ मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ दिस टर्म, कोर वेब वाइटल्स? पहले से ही पता है, सुबह वाले लेक्चर में पढ़ा था आपने? इट्स ओके, पर बताइए कोई बात नहीं, कितना आपको आइडिया है? आई बट नॉट दैट मच, पहले से पता है, ठीक है ज्योति। तो क्या क्या अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, कोर वेब वाइटल्स हमारी रैंकिंग के लिए कितना बड़ा फैक्टर है? टाइप आंसर इन द चैट बॉक्स एवरीवन, जिनको पता है कोर वेब वाइटल्स रैंकिंग के लिए कितना बड़ा फैक्टर है। कोई नहीं किशोर भाई, थैंक यू, सुबह पढ़ा था। बाकी लोग बताइए, जितने लोग इसके बारे में जानते हैं मैं उनसे जानना चाहता हूँ, क्या सच में कोर वेब वाइटल सिग्नल्स हमारी रैंकिंग के लिए फैक्टर है? आपने पढ़ा है तो आपको पता तो होना चाहिए। इट्स प्ले मेजर रोल, वेरी नाइस ज्योति, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो इसका मतलब बाकी लोगों को भी समझना जरूरी होगा, क्यों शिवम? फिर तो इसका मतलब ये सभी को समझना बहुत जरूरी है। इट्स बिग फैक्टर आई थिंक, यस अपना, इट्स बिग फैक्टर, आई थिंक नहीं थिंक, सोचना पड़ेगा, बहुत बड़ा फैक्टर है, ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आपको करना क्या है, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक जानकारी दे दूं। सभी लोग अपने इस कीवर्ड को एक पेन पेपर लेके लिख लीजिएगा, मैंने चैट पे भेजा है। जब भी आप फ्री हो, जब भी आपको टाइम मिले, 24 घंटे 48 घंटे में, तो एक बार इस पे जितना कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हैं इस टॉपिक पे, थ्योरी उतना पढ़िए आप, जितना इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है शिवम, थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए आप इसके बारे में, लेकिन फिर भी स्टिल मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोर वेब वाइटल्स हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, देखो कोर वेब वाइटल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गूगल के सर्च कंसोल में भी डेटा आता है इसका। कोर वेब वाइटल का डेटा गूगल सर्च कंसोल में भी आता है, शायद आपको अगर जानकारी हो तो मैं बताया तो, बाकी आगे तो बताऊंगा। Core Web Vital is a set of metrics that measure real-world experience for loading performance, interactivity, and visual stability of the page. We recommend site owners achieve good core web vitals for success with search and to ensure the great user experience generally. देखो आपने अभी तक ये पढ़ा हुआ कि बड़ा बेसिक है कि स्पीड फास्ट होनी चाहिए, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, वो तो ठीक है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन कोर वेब वाइटल उससे भी बड़ा सिग्नल है। और इस कोर वेब वाइटल के 3 फैक्टर्स होते हैं, एलसीपी, एफआईडी और सीएलएस। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगा, बट फिलहाल अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैट्रिक्स हम कहां से चेक करते हैं, इसके लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं। इसके लिए यूज करते हैं पेज स्पीड इनसाइट, पेज स्पीड डॉट वेब डॉट टेब। और मैं आप सभी को जानकारी दे दूं भाई साहब, ये कोई थर्ड पार्टी टूल नहीं, ठीक है, ये कोई थर्ड पार्टी टूल नहीं है, ये गूगल का अपना खुद का टूल है। जब गूगल का अपना खुद का टूल है तो सोचो कितना बड़ा ये रोल प्ले करता होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है,
और इस यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट और एंटर। तो हमारा जो कोरवा वाइटल सिग्नल है ये हमारी वेबसाइट के अंदर फास्ट होना बहुत जरूरी है। अब इसमें आपको दो डिवाइस दिखते हैं, एक होता है आपका मोबाइल डिवाइस और एक होता है आपका डेस्कटॉप डिवाइस। तो इन दोनों डिवाइस के अंदर हमारा ये सिग्नल प्रॉपर फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं बात करता हूँ आपसे कि जैसे मान लो कोरवा वाइटल स्कोर रेंज, मतलब अगर हम कोरवा वाइटल की बात करें तो इसका जो स्कोर है उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, मतलब कितनी रेंज में होना चाहिए या उसके लिए आपको कितना गुड स्कोर होना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें कुछ स्कोर भी बताएगा। अब सवाल ये कहता है कि पहले तो हम डायरेक्ट चलते हैं अपने इस टूल पर, यहाँ पर आपको एक बार स्कोर दिखाते हैं, ये दिख रहा है आपको। और पता है आपको ये नंबर 100 में से मिलता है। अच्छा किसी बच्चे के 100 में से 93 नंबर आएंगे तो आपको क्या लगेगा, उसकी पढ़ाई देखकर खुश हो जाएंगे, वैसा गजब बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट है लौंडा, बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना। तो इसी तरीके से आपका कोरवा वाइटल स्कोर इतना परफेक्ट होना चाहिए। अब मोबाइल में कितना स्कोर है, मोबाइल में 59 है और डेस्कटॉप में आपका 90। तो आपकी वेबसाइट को गूगल और बेटर रिजल्ट्स देगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी बहुत रिसेंट का केस है, मैं आप सबको जानकारी दी। मेरे एक क्लाइंट ने अपनी वेबसाइट के अंदर एक पॉपअप लगाया, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बड़ा एक्सपीरियंस एग्जांपल है। उसने क्या किया कि अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, लीड बढ़ाने के लिए उसने एक पॉपअप लगाया, ठीक है शकील साहब समझ आ रहा है। तो हमारे क्लाइंट ने उसको एक्सपेरिमेंट किया। अब जैसे उन्होंने वो पॉपअप लगाया तो पॉपअप लगा के उन्होंने वेबसाइट की स्पीड तो चेक कर ली कि वेबसाइट आपकी 2 सेकंड 3 सेकंड में लोड हो रही थी, पर वो अनफॉर्चुनेटली इस स्कोर को देखना भूल गए। अब जब उन्होंने इस स्कोर को नोटिस नहीं किया तो उनकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन होने लगी। अब जब रैंकिंग डाउन हो गई, आता है जी महीना रिपोर्ट का, जब हम लोग रिपोर्ट सबमिट करने लगे तो हमने देखा कि एक हफ्ते के अंदर इतना बड़ा फर्क नजर आने लगा कीवर्ड में कि जो कीवर्ड दूसरे पेज पर रैंक कर रहे थे वही कीवर्ड भागने लगे आपके चौथे पांचवें पेज पर। अब क्लाइंट के सामने समझना तो आप बात समझ सकते हो कि उसके सामने क्या आंसर दिया जाए। सो फाइनली हमने पूरा स्कैन किया, मतलब अपनी जितनी भी जर्नी को हमने समझा, हमने पूरी की पूरी जर्नी को एक्सप्लेन किया, ठीक है। और एक्सप्लेन करने के बाद अब हमने उसमें जब ये पाया कि आपकी कोरवा वाइटल पहले तो इतना स्कोर था जब फर्स्ट रिपोर्ट बनाई थी, अब ये बिगड़ कैसे गया। तो फाइनली हमने क्लाइंट को जैसे ये चीज बोली तो उन्होंने इसको फिक्स किया और फिक्स करने के बाद फिर से इन्होंने स्कोर को बढ़ाया, जाके उनकी रैंकिंग कमबैक हो चुकी है। और एक बहुत रियल केस एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ये वेबसाइट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये है वो वेबसाइट हमारे क्लाइंट की। भाई पॉपअप का मतलब ये होता है दोस्त, जैसे ये देखो अगर आप पंकज कुमार ऐसी वेबसाइट ओपन करोगे तो एक लीड फॉर्म पॉपअप आता है आप लोगों के सामने, शायद नोटिस किया होगा। तो हमारे क्लाइंट ने देखो, आप पॉपअप लगाओ तो किसी कोई दिक्कत नहीं, गूगल मना नहीं कर रहा गरिमा जी कि आप पॉपअप लगाओ, सेल्स बढ़ाने कुछ भी करो, लेकिन उसका जो रैंकिंग फैक्टर सिग्नल था वो गड़बड़ हो, ठीक है, ये ध्यान से समझना भाई। अब वो तो डेवलपर से लगवाया था दोस्त, है ना, वो लारा पुश पॉपअप से प्रॉब्लम नहीं। मनोज भाई लारा पुश की मैं बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आप कोई भी फंक्शन अगर अपनी वेबसाइट्स में लगा रहे हैं ना तो आपको कोरवा वाइटल सिग्नल का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं उस चीज के बारे में आपसे समझा रहा हूँ। आप वेबसाइट में कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गूगल विल कंसिडर कि आपका ये स्कोर मैटर करता है। अब देखो इसमें देख रहे हो ये एसईओ 100%, बेस्ट प्रैक्टिस 100%, एक्सेसिबिलिटी 90%, और डेस्कटॉप में जाओगे तो ये देखो इस सारे के सारे परफॉर्मेंस 93% बेस्ट प्रैक्टिस है। तो ये अब आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अब इस चैप्टर को मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ। आपको इतना मैंने बता दिया कि आपकी वेबसाइट का पेज स्पीड इनसाइड जो स्कोर है वो 70 अबव होना चाहिए, 50 अबव होना चाहिए। देखो इसमें तीन कलर होते हैं, 50 से नीचे रेड होता है, 50 से 17 ऑरेंज होता है और 70 से 100 वो ग्रीन होता है, ठीक है। अब आपका अगर स्कोर बहुत कम है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। अब भैया आप कहोगे सर ये होगा कैसे, ठीक, तो देखो जी इसके लिए अब आपको करना क्या होगा मैं आपको बता दूं। मैं एक बार फिर भी दिखा दूं। देखो जी मैं डेवलपर नहीं हूं, पहले मैं आपको क्लियर करके चलूं, आपको पहले दिन से बताया कि वी आर मार्केटिंग पर्सन। हम सबको मार्केटिंग पर्सन यहाँ बनने आए, हमको डेवलपर बनने नहीं आए हैं। बट स्टिल अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ लगता है तो आपको
अपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो पहले आप बोलो भैया जी इसमें ये चीज ठीक करनी पड़ेगी, इसके पैसे ले क्योंकि बाहर से करवाऊंगा मैं, ठीक है। अगर वर्डप्रेस में, तो वर्डप्रेस में कुछ प्लगइन का इस्तेमाल करके उसको फिक्स किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। पर फाइनल सवाल कंक्लूजन ये कहा जाता है कि अगर इस तरीके को इशू है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आप में से जितने लोगों को कोडिंग आती होगी, कोडिंग समझते होंगे तो वो ठीक कर सकते हैं इसको, लेकिन जिनको नहीं आती होगी तो कृपया करके वो इसको ठीक करने का प्रयास मत करिएगा। कभी बैकएंड में घुस जाओ, कोडिंग वगैरह छेड़ने लगो तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये देखो, अब ये कहता क्या है, देखो पढ़ो इसको, क्या लिखा है, ये टेक्निकल है, रिड्यूस अनयूज्ड सीएसएस। अब ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो मुझे भी नहीं पता, बट सी करेगा कौन, नाउ डेवलपर, जिसको इसकी नॉलेज हो। तो आपको इतना तो अंडरस्टैंडेबल बनना पड़ेगा। हाँ, फिर भी अगर आप कहोगे तो उसको और थोड़ा इंप्रूव करने के लिए, सही करने के लिए, हाँ, इसके लिए कोडिंग वाली वेबसाइट में तो ऑलरेडी स्पीड फास्ट होती है सपना जी। जो वेबसाइट कोडिंग में बनाई जाती है ना वो ऑलरेडी फास्ट ही होती है, ठीक है। ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है, ज्यादातर वर्डप्रेस की वेबसाइट में ऐसा कभी कभी ग्लिच पाया जाता है ना। लेकिन जो वेबसाइट कोडिंग एचटीएमएल पीएचपी में बनती है वो ऑलरेडी फास्ट होती है। नहीं, देखो आप इसको फास्ट करवा सकते हो सपना, कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट सभी की हो सकती है। आप अपने डेवलपर से बात करना सपना, बोलना कि मेरे को ना ऐसे ऐसे ये टूल है और इस टूल के थ्रू मुझे डेटा इंप्रूव करना है। आप, हाँ तो वो कोडिंग में तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत। कोडिंग वेबसाइट कॉस्टली नहीं बनती तो ऑब्वियसली बात है मैडम, कॉस्टली बनती है। पर देखो पता है क्या, मैं एक छोटी सी जानकारी आप सबको दे दूं। आपको पता है 2015 के में जब वेबसाइट गूगल का अपडेट आया था रिस्पॉन्सिव के लिए, उस समय डेवलपर ने बहुत पैसा कमाया, पता है आपको क्यों कमाया था? जितनी भी वेबसाइट बनती थी डेवलपर पर पेज के हिसाब से बोलता था मैं इतने रुपए लूंगा इसको रिस्पॉन्सिव बना। पता है आपको? नहीं पता होगा, मुझे पता जब मैं इंडस्ट्री में था। लेकिन आज डेवलपर का काम इसलिए बंद हो गया क्योंकि वेबसाइट ऑलरेडी मोबाइल फ्रेंडली आने लगी, तो अब डेवलपर को कोई पूछता नहीं है ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिव तो अपने आप होगी ना वर्डप्रेस में। तो क्यों शिवम, अब तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है गरिमा जी, अब तो ऑलरेडी वर्डप्रेस में रिस्पॉन्सिव है। अब अटक गई कहानी आपके पेज स्पीड इनसाइड में, तो इसके लिए आप कुछ प्लगइन का यूज कर सकते हो, जो मैं कुछ अभी रिकमेंड करूंगा, आप उनके थ्रू इसको बेहतर कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, एक बार की इन्वेस्टमेंट होगी उसको फिक्स कराना बहुत जरूरी और कंपल्सरी, ये ध्यान रखना। नहीं तो ये आपकी वेबसाइट की ग्रोथ और परफॉर्मेंस को रोकने में 100% आगे खड़ा रहेगा। चलिए, बाकी आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल एक्सप्लोर करिएगा, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, ठीक है। कोर वेब आइटम्स पे जितना थोड़ा बहुत करते थे आप कंज्यूम कर सकते हैं, साइड से पढ़िएगा। बाकी थ्योरेटिकली कैसे चेक करना वो सब मैंने आपको बता दिया। वेबसाइट किसी में भी हो गरिमा जी, शॉपिफाई में हो, वो कॉमर्स में हो, किसी भी टेक्नोलॉजी में प्रोसेस विल बी सेम। ये जो टेक्निकल एसईओ का प्रोसेस है ये सारा सेम है, और जो ऑन पेज का प्रोसेस है वो भी लगभग सेम ही होता है, कीवर्ड प्लेसमेंट को लगाने से लेके कंटेंट राइटिंग से लेके H1 से लेके एवरीथिंग, है ना। तो वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारी वेबसाइट की स्पीड खराब क्यों होती है? इसके कोई 3 रीजन बताइए आप। किसी भी वेबसाइट की स्पीड में प्रॉब्लम क्यों आती, व्हाट एग्जैक्टली द रीजन, टाइप इन द चैट बॉक्स ऐप। मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कितना एक्सप्लोर करते हैं। किसी भी वेबसाइट की स्पीड को बेकार होने का रीजन क्या है, मतलब व्हाट, क्या रीजन है उसका? इमेज नॉट ऑप्टिमाइज, वेरी नाइस, सर्वर है, इमेज है, और क्या है, थोड़ा और बताओ। देखो डॉक्टर जब मरीज को ठीक करता है तो वो पूछता है ना कि बीमारी क्या है, पहले बीमारी को तो पूछेगा ना। ऐसे जोड़े कि बिना बीमारी के इंजेक्शन लगा देगा, बोलेगा जाओ है सर में दर्द हो रहा है, बुखार, समथिंग लाइक दैट, ऐसे समझ के चलो। तो पहले व्हाट एग्जैक्टली आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट्स में किस वजह से वो प्रॉब्लम होती है। और मैं आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता दूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी वेबसाइट की स्पीड को हैवी बेकार होने का सबसे बड़ा कारण है आपके ग्राफिक्स, आपके इमेज उसका भी बताता हूं भाई। सबसे पहले देखो, एक तो होती है हमारी होस्टिंग, जैसे मान लो किसी कंपनी की होस्टिंग के लिए बहुत थकेली है, मतलब वेबसाइट उसमें चलती नहीं है, बहुत स्लो रिस्पॉन्स करती है, एक तो होस्टिंग भी मैटर करती है। दूसरा आपके ग्राफिक्स मैटर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, होस्टिंग और ग्राफिक्स। बाकी जो वर्डप्रेस में बहुत ज्यादा अनयूज प्लगइन घुसा घुसा के ना, प्लगइन ये भी लगा दो, ये भी लगा दो, ये भी लगा, मतलब कुछ फीचर दिखते ही वो एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो। तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा प्लगइन्स भी इस्तेमाल करना एक हार्मफुल होता है किसी भी वेबसाइट में। लेकिन इसका मैं आपको फिलहाल एक सॉल्यूशन देने वाला हूं। अगर यदि ऐसा होता है, इफ इन केस अगर ऐसा होता है, तो आप क्या करेंगे? आपको इमेज को जब भी आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे ना एक टूल है जिसका नाम है टाइनी पीएनजी। सब लोग प्लीज ध्यान से समझिएगा।
आप अगर एक एसईओ एनालिस्ट है, अगर कोई वेबसाइट भी बना रहे हैं, अच्छा हम लोगों की ना ज्यादातर हैबिट क्या होती है, अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कोई डेवलपर है, उसकी हमेशा एक हैबिट होती है, वो क्या करता है, गूगल पे जाएगा, सेव करेगा, उसे कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, ना वो जीबी देखता, ना वो केबी देखता, ना वो साइज देखता, उठाएगा, अपलोड करेगा, क्लाइंट को बोलेगा सर लो जी आपकी वेबसाइट तैयार। अब जब क्लाइंट की वेबसाइट एसईओ करने जाते तो एसईओ मटक जाती है, अरे सर इसकी तो स्पीड में बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो बोलेगा जी मेरे को तो डेवलपर ने ऐसी बना के दी है। अब भैया एसईओ वाले तो थोड़ी उसका एसईओ कर पाएंगे, उस तरीके से बना के दी तो मैं फिक्स करवा के दूं। चलो, तो सबसे बड़ी समस्या है आज के विकास, आज के टाइम की बात करूं तो जब भी किसी वेबसाइट पे काम किया जाता है तो आपको सबसे पहले उसका वेबसाइट को इमेज को सेव करने से पहले, जैसे मान लो मैं गूगल पे गया, मैंने देखा पंकज कुमार एस, ठीक है, अब मान लो मैंने ये इमेज को यहां से उठाया, मान लीजिए मैंने ये सेव को इमेज को सेव कर लिया, ठीक है, मैंने इस इमेज को, सब लोग ध्यान से देखिए, सेव कर लिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस इमेज को एज इट इज यूज कर लूं, पहली चीज ध्यान से सुनिएगा सब, एक हैबिट आपको ध्यान से समझ, या फिर इस इमेज को यूज करने से पहले मैं इसको कंप्रेस करूं, और कंप्रेस किससे करेंगे, tinypng.com, ये टूल है जो tinypng.com है। अब इसमें क्या करेंगे आप, आपको इस ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करना है और इस इमेज को अपलोड करना है, और अपलोड करके नीचे आपको रिजल्ट दिखेगा यहाँ पर, ये देखो। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर ये इमेज का साइज 101 केबी था और अब कितना हो गया 62 केबी, ये देखो, तो कितना फर्क नजर आया शिवम, डिफरेंस देखा आपने, विक्रम सर, शकील जी, विशाल जी, देखा आप लोगों ने डिफरेंस, ज्योति, तपस, शालू, देखो। तो अब अगर हम इस इमेज को ऐसे एज इट इज उठा के अपलोड कर देते तो ऑब्वियसली बात है हमारे सर्वर में जगह घेरती, एक्स्ट्रा जगह लेती, ऑब्वियसली बात है, तो कहीं ना कहीं हमारी स्पीड में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस इमेज को सीधा यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इसको आप यूज कर सकते हैं। एक बार और बता देता हूँ, सीधा इस वेबसाइट को ओपन करोगे tinypng.com और आपके सामने एक ड्रॉप बॉक्स बना हुआ है, सामने देखिए एक बक्सा बना हुआ है, इस बक्से में आपको सीधा क्लिक करना है और इमेज को आपने सीधा अपलोड कर देना है एक लाइक दिस, ऐसे। अब ये देखो, ये रही हमारी अमेरिकन डायमंड ब्रेसलेट। अब ये इमेज हमारी 2 MB की थी, अब कितने केबी की हो गई बताओ, MB से केबी में कन्वर्ट कर दिया इमेज, इतना, कितनी बढ़िया चीज। कंप्रेस से किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं ना, हाँ किसी वेबसाइट से कर सकते हो, ये भी अच्छा है, ठीक है। सर कंप्रेस करने के बाद वेब में कन्वर्ट करना होगा, हाँ भाई, एक तो कंप्रेस करो और उसको इस इमेज को वेब में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, वेब फॉर्मेट होता है जो शायद आप सबको पता ही होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, मतलब इतना मैंडेटरी नहीं है, अगर कर दो तो ज्यादा बढ़िया, अगर नहीं पता तो आपको वेब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इमेज कन्वर्ट टू, मैं बता रहा हूँ वेब पे, ये दो, आपको क्या करना है, सामने सब लोग मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखो। वेब फॉर्मेट क्या होता है, वेब फॉर्मेट होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो जल्दी फास्ट क्विकली लोड होती है, जैसे एडिट पीडीएफ फॉर्मेट, लाइक पीडीएफ फॉर्मेट, वेब का मतलब वो वेब पेज फॉर्मेट पीडीएफ कंसेप्ट होता है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, अब इस वाले टूल में जाके आप अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लो, मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे गए और ओपन कर दिए। अब ये आपकी इमेज को इसमें कन्वर्ट करेगा, वेब में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, कन्वर्ट, वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो, तो ये अब ये जो इमेज है ये आपकी वेब पे में, देखो ऊपर इमेज का नाम पढ़ो, ये देखो, पढ़ लिया आप सबने इमेज का नाम, यानी कि गरिमा जी जैसे होता है ना पीएनजी, जेपीजी, जिफ, अब ये वो नहीं है, अब ये हो गया web.p, मतलब .webp, और बहुत आसान है। अब इस इमेज को आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दो और ये प्रॉपर वहां आपको उसी तरीके से दिखाई देगी, उसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से आप यूज कर रहे थे। मैं इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको, लो जी मैंने डाउनलोड कर लिया और ये देखो, अब इधर सब लोग ध्यान से, अब इस इमेज का टाइप देखो, ये देखो फाइल का टाइप, इस फाइल का टाइप हो गया वेब पेज,
पिक्सल भी हाई हो गया, हाँ मतलब वो सारी की सारी चीजें बढ़िया कर देगा, मतलब कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है ना। तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टूल का नाम है, मतलब देखो पहला काम सुनो ध्यान से, पहले इमेज को मैंने कंप्रेस कर लिया टाइनी से और फिर उसको वेबपी कर दिया, तो देखो कितनी फास्ट हो जाएगी इमेज आपकी। तो अब आपकी वेबसाइट को हैवी होने की टेंशन ही खत्म। तो सबसे पहला जो पार्ट था वो मैंने आपको बताया, मैं इस टूल का नाम भी रख देता हूँ। एंडी के बाद मैंने आपको पढ़ाया है कि वेबपी कन्वर्ट टूल, मतलब आप अपनी इमेज को कंप्रेस करके वेबपी में उसको कन्वर्ट करके आप अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एसईओ एक्सपर्ट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स में भी होता है इसका यूज, हाँ सभी जगह सेम प्रोसेस विल बी सेम, मतलब आप चाहे ई कॉमर्स की बात करें गरिमा जी, चाहे आप किसी की भी बात करें, आपको उसमें काम करना पड़ेगा। सर अगर ऑलरेडी वेबसाइट बन गई तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो कैसे? अच्छा ज्योति, दो कंसेप्ट है देखो, अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी बन गई है और वर्डप्रेस में है, तो उसके लिए हम एक प्लगइन यूज करते हैं ऑनलाइन, जिसका नाम है WP Isthmus, यानी कि Isthmus प्लगइन है। इसको आप वर्डप्रेस में यूज करके अपनी लाइव वेबसाइट की इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। मैं एक बार फिर भी आपको लाइव दिखा देता हूँ। और अगर आपकी वेबसाइट किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में है, ये ध्यान रखिएगा, दूसरी टेक्नोलॉजी का मतलब है, मैं बता देता हूँ, जैसे आपकी वेबसाइट है, जैसे अभी पहले मैं वर्डप्रेस की बात करता हूँ, ठीक है, PKS। अब जैसे मान लो मैंने अपनी वेबसाइट का बैकएंड ओपन कर लिया, सामने देखिए सब लोग PHP में है, उसमें तो देखो उसमें तो ये काम नहीं करेगा, उसमें तो आपको एक एक इमेज को पहले उतारना, फिर कंप्रेस, फिर दोबारा अपलोड, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। लेकिन वर्डप्रेस में बड़ा आसान है। वर्डप्रेस में देखो मैंने ना एक प्लगइन लगाया हुआ जिसका नाम है Isthmus, इस प्लगइन का नाम है Isthmus। Isthmus डाउनलोड करने के बाद कंप्रेस करने की जरूरत नहीं, फिर आपको जरूरत नहीं, अगर आपने Isthmus कर दिया तो फिर जरूरत नहीं आपको। अगर आपने लाइव Isthmus कर दिया, देखो ऑलरेडी मैंने Isthmus किया हुआ है, ठीक है, मैंने सुबह मॉर्निंग में चला के दिखाया था। तो अगर आपने ऑलरेडी यूज किया है तो फिर आपको दोबारा Isthmus करने की जरूरत नहीं, हाँ जिन्होंने डाउनलोड कर लिया वो आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब ये इमेज हमारी ऑलरेडी Isthmus है, लेकिन फिर भी चलो मैं काम करता हूँ, प्लगइन्स में जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। प्लगइन्स में जाने में मैं पूरा प्लगइन आपको एक बार प्रॉपर रिमूव कर देता हूँ और फिर दोबारा से इंस्टॉल कैसे करना वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। Isthmus डीएक्टिवेट, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है और आप उसे कंप्रेस करना चाहते हैं, यानी कि इमेज की स्पीड सही करना चाहते हैं, तो आपको Isthmus ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन को यहाँ पे ऐड न्यू में जाएंगे, डैशबोर्ड में ऐड न्यू, और यहाँ पे आपको सर्च करना, सर्च करने के बाद इंस्टॉल नाउ, और उसके बाद आपको सीधा एक्टिवेट करना, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब एक्टिवेट करने के बाद आपको सीधा जाना है अपने लेफ्ट हैंड में कोड स्निपेट में जाना है, सॉरी यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट में दिखेगा Isthmus और डैश। अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन, अभी तो ऑलरेडी Isthmus किया हुआ है, मैंने कोई नया इमेज अपलोड नहीं किया, इसीलिए ये दिखा रहा है कि आपकी टोटल इमेजेस को ऑलरेडी मीडिया लाइब्रेरी से इनको प्रॉपर ऑप्टिमाइज दोबारा ऑलरेडी किया गया, तो इसलिए आपको दोबारा बटन यहाँ नहीं तो यहाँ आपको बल्क Isthmus का एक बटन दिखेगा, आपको उस पर प्रेस करना है और वो सारी इमेजेस को लाइव कंप्रेस करना है, आपको दोबारा सेव करने की उतारने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या आप सभी को क्लियर है यहाँ तक सारे टॉपिक? प्लीज क्लियर इन द चैट। हाँ बहुत सारे इमेजिफाई भी कर सकते हो आप, अगर बार बार वेबसाइट CSS जावास्क्रिप्ट फाइल होती है इमेजिफाई कर दो। ज्योति देखो अगर बार सर कई बार वेबसाइट हैवी CSS मिनिफाई कर दो, हाँ वर्ड देखो वो CSS वगैरह वर्डप्रेस में मिनिफाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फिर प्लगइन यूज करना है। ये देखो अगर आपकी वेबसाइट PHP वगैरह में तो आपको डेवलपर की जरूरत पड़ेगी, ये मैं पहले ही आपको कंफर्म कर दूं, और अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो उसके लिए मैं आपको कुछ प्लगइन सजेस्ट कर रहा हूँ, इधर मेरी स्क्रीन पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये लिंक मैंने, वैसे तो ये सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो मैं सारे दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे सारे प्लगइन है, ये देखो टोटल कैशे, W सुपर मिनी, WP Isthmus, लेजी लोड, WP ऑप्टिमाइज, क्लाउड फ्लेयर, WP फास्ट कैशे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया
कि आप इन सभी प्लगइन के बारे में यहाँ से स्टडी करना, हाँ लेकिन पहले स्टडी करना, उसके बाद आपको यूज करना है। आंख बंद करके कोई भी प्लगइन इंस्टॉल मत करना, पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ। पता चले साइट हैवी हो जाए, पता चले साइट में कुछ दिक्कत हो जाए, तो पहले आपको प्रॉपर फास्ट कर सकते। देखो यहाँ पे WP Smart भी लिखा हुआ है। WP Smart is powerful image optimization plugin that compresses images without compromising their quality, helping to reduce page size and improve website loading speed. It automatically optimizes images upon upload and can bulk compress existing images in your library. खत्म, वही तो बताया मैंने। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड में कुछ प्रॉब्लम है, क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट में कितने कितने प्लगइन यूज कर रखे हैं? इन द चैट बॉक्स एवरीवन, आप लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट में ये WP रॉकेट आपको स्पीड अप करने के लिए दोस्त, WP योर वेबसाइट इंस्टेंटली स्पीड अप फास्ट करने के लिए WP रॉकेट, ये देखो कुछ नहीं है, सिंपल है, आप इसको यूज करोगे। ये देखो ना आपका ये जो ये है आपकी स्पीड को फास्ट करने के लिए। रुको जरा भी लोड होगा। कितने कितने प्लगइन आप लोगों ने इंस्टॉल किए हुए फटाफट बताइए। विशाल ने 15 कर रखे। नहीं ये फिलहाल अभी यूज नहीं करना आपको कुछ, ये इसको छोड़ दो आप, अभी फिलहाल अभी इस टॉपिक तक रहो आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारी की सारी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो जो मैंने अभी बताया आपको, एक तो इसमस आपको फॉलो करना है इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब एक छोटा सा टॉपिक और बता दूं मैं, बाकी लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया आप लोगों को चैट पे सब कुछ। अच्छा जी, सवाल ये है, वो मैं आपको दे दूंगा सिद्धार्थ जी, कौन कौन से प्लगइन बेस्ट होते हैं, वो फीचर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी वेबसाइट अगर ब्लॉगिंग है तो ब्लॉग के अलग प्लगइन्स होते हैं, अगर प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल के अलग होते हैं, अगर ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स के अलग होते हैं, ठीक है। वो इट्स डिपेंड द वेबसाइट के फीचर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो कोई बात नहीं, वो लिस्ट दे देंगे। अच्छा अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल ऑनलाइन बिजनेस को चलाने की, कि चलाने से पहले हैक होने की टेंशन हो जाती है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोई बिजनेस चलता नहीं, चलते चलते कोई आएगा और उठा के ले जाएगा साइट आपकी। लेकिन अब उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आपको मैं एक प्लगइन की जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग इस प्लगइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस आपने शायद सुना होगा, काफी फेमस कंपनी, काफी बड़ी कंपनी है और काफी पॉपुलर है। उसका नाम है wordfans.com, ठीक है। यानी कि wordfans.com एक बहुत पॉपुलर कंपनी है। ये प्लगइन करता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा सब लोग। इस प्लगइन को आप सब लोग यूज करें, और ये प्लगइन काफी बढ़िया है। देखो एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जिसको हैक करना है और जिसने ठान ली वो करके छोड़ेगा, आप जो मर्जी लगा, ये कंफर्म है। इस बात को तो आपने मानना पड़ेगा, ये रीजन। अब सबसे देखो, चलो हमारी वेबसाइट, हम लोगों की, आप लोगों की वेबसाइट कोई बहुत बड़ी तो नहीं है भाई, है ना, समझ के चले उस डायरेक्शन से। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के बहुत बड़े ब्रांड हैक हो जाते हैं, हम और आप क्या चीज। तो इससे बचने का एक सबसे बेस्ट सहूलियत और एक सबसे बेस्ट तरीका आपको बता दूं, हमेशा अपनी वेबसाइट को बैकअप लेते रहिए। जिस कंपनी से आप सर्वर लेते हैं उसको भले 100 रुपए दक्षिणा में फालतू दे दो, पर उसको ये बोलो कि मेरी वेबसाइट का बैकअप आपके पास होना चाहिए। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, जहां पर भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, तो वहां पे आप एक फैसिलिटी होती है, आपकी वेबसाइट का बैकअप लेते रहना। डेली बैकअप होता है, वीकली बैकअप होता है, मंथली, तो वो सर्वर वाली कंपनी उसके चार्जेस लेती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गरिमा जी देखो वो थोड़ा सा टेक्निकल है, वो तो खैर वो तो डेवलपर का काम होता है बैकअप वगैरह लेना, बट फिर भी मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो जहां पर भी आपका सर्वर होता है, सर्वर जिससे होस्टिंग आप ले रहे हो, तो उससे कंपनी आपको चैट पे जाओ सपोर्ट पे कि भाई आपको, वैसे तो बैकअप सभी के पास होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अब ये वर्डफेंस लगाने के लिए, हाँ विनय मैं क्लोन वाला प्लगइन भी बता दूं, मैं क्लोन प्लगइन, प्लीज क्लोन लिए प्लगइन बता दीजिए। हाँ ठीक है, वो मैं आपको अपने वाला प्लगइन बता दूंगा लॉगिन करके। देखो तो वर्डफेंस क्या करता है, वर्डफेंस सिक्योरिटी इंक्लूड एंड पॉइंट फायरवॉल, मालवेयर स्कैनर, रोबस्ट लॉगिन सिक्योरिटी फीचर, लाइव व्यू एंड मोर। अच्छा इसके फायदे बता दो। अगर सर होस्टिंगर चार्ज करता है क्या? होस्टिंगर नहीं, आपने पैकेज लिया होगा किशोर, तो उसमें बैकअप का ऑप्शन दिया होगा, आपने जो प्लान लिया होगा उसमें बैकअप का ऑप्शन होगा, ठीक है। सीडीएन यूज करने से वेबसाइट की स्पीड फास्ट होती है, बिल्कुल होती है। सीडीएन
किन को यूज करना चाहिए? सीडीएन यूज करना चाहिए, जो बड़ी वेबसाइट्स होती है, बड़ी मतलब टॉप फेमस, जिन पे उम्मीद है कि ट्रैफिक ज्यादा आने के चांसेस हैं या काम ज्यादा आ सकता है ट्रैफिक, तो सीडीएन यूज करना चाहिए। ठीक है, सीडीएन इज अ डिफरेंट पार्ट। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इसको कहा जाता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अभी आप बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए सीडीएन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये काम करेगा क्या? जैसे मान लो आपकी वेबसाइट पे कोई जाता है, वो लॉगिन करने की कोशिश करता है, मतलब वो लॉगिन करने का प्रयास करता है अटैक करने के लिए, तो ये वर्डफेंस क्या करेगा? 3 से बार, मतलब ऐसा सच टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अगर कोई अटैक करेगा लॉगिन करने के लिए, तो वो उसके आईपी को ब्लॉक कर देगा। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि ब्लॉक्स ऑल रिक्वेस्ट फ्रॉम द मोस्ट मैलिशियस आईपीज, प्रोटेक्टिंग योर साइट व्हाइल रिड्यूसिंग लोड। यानी कि क्या करेगा? आपकी कुछ जो आईपी से, जैसे कोई अटैक करेगा, कोई हैक करने की कोशिश करेगा, कोई लॉगिन करने की कोशिश करेगा, तो वो उनकी आईपी को बाय डिफॉल्ट ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा? उनकी आईपी को ब्लॉक कर देगा और उनकी आईपी को दोबारा लॉगिन नहीं होगी, वेबसाइट खुलेगी। तो इस फीचर के बारे में आप सब लोगों को मैंने वो नोटपैड में डेटा शेयर जो किया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर पढ़ लेना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, और वर्ड फैंस तो आप सबको यूज करना चाहिए, ये ध्यान रखिए। ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप सभी को ये सारे सिक्योरिटी प्लगइन्स फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब देखो इसमें ना बहुत अच्छा डेटा है, आपकी एक एक गतिविधि को ट्रैक करेगा, किस आईपी से लॉगिन कर रहे हैं, किस आईपी से अटैक कर रहे हैं। देखो कौन कौन सी आईपी ब्लॉक की है, देखो लिखा हुआ है। रशियन फेडरेशन की 10 आईपी ब्लॉक काउंट दिखा रहा है। ये अलग अलग आईपी से जो अटैकर्स आते हैं अटैक करने, उन सबको ही ब्लॉक कर। ठीक है, अगर कोई वेबसाइट ऑलरेडी हैक है तो उसको ठीक करने का बस एक ही ऑप्शन है सपना जी, कि अगर भगवान की सीधी नजर है कहते हैं तो आपके पास बैकअप है तो आप बच सकते हैं, अदरवाइज कोई जुगाड़ नहीं है, फिर दोबारा बनानी पड़ेगी। तो क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आई? अगर किसी ने आपकी वेबसाइट हैक कर ली, सुनिएगा, और आपके पास उसका बैकअप नहीं है, यानी कि जो आपके पास फ्रेश डेटा, फ्रेश फाइल। अच्छा, जब आप कंप्यूटर ठीक कराने जाते हो, सपना एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो कंप्यूटर वाला क्या कहता है? कोई डेटा तो नहीं है। आप बोलते हो कि हाँ जी डेस्कटॉप पे डेटा है, तो भैया वो उड़ेगा ही उड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको समझदारी से काम लेना। अगर आपके पास वेबसाइट है तो बेसिकली बात है, तो आपको हमेशा बैकअप का ध्यान। अभी रिसेंट का केस बता रहा हूँ, अभी 106 बैच चल रहा है, 105 बैच में हमारे एक स्टूडेंट है, उनकी वेबसाइट गूगल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी, रैंक हो गई, बहुत बढ़िया काम होने लगा। अब सडनली वो हैक हो गई। अब उनका मेरे पास फोन आता है, कहते सर गूगल में तो एक तो बड़ी मुश्किल से मेहनत करके टॉप में लाते, पर गूगल हमारे को ऐसे नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने सर वो गूगल नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तो लोग आपको गिराने का प्रयास करते हैं। छोड़ते मैंने उनसे एक सवाल पूछा, जैसे उनका कॉल है, उन्होंने फोटो भेजा, मैं समझ गया फोटो देख के, तो मैंने छोड़ते उनसे एक सवाल पूछा, क्या आपके पास इस वेबसाइट का बैकअप है? उन्होंने कहा यस। तो मैं फिर थोड़ा निश्चिंत हो गया, मैं चलो फिर तो ठीक है, फिर तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। और यदि आपके पास उस वेबसाइट का बैकअप नहीं है तो भैया फिर तो पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। उसके भी सोर्सेज और भी तरीके हैं, जैसे वेबएक मशीन से डेटा निकाल के उसको बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा आपके एफर्ट्स और काम बढ़ सकता है। तो ये सभी तमाम जानकारी आपको एज ए एसईओ एनालिस्ट समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या आप सभी को सारी जानकारी समझ में आई है? प्लीज क्लियर इन द चैट बॉक्स। डोमेन एंड यूआरएल तो सेम ही रहेगा। हाँ, डोमेन यूआरएल सेम रहता है सपना, आपको बस बैकअप लेना और अपलोड कर देना। डोमेन सेम रहेगा, यूआरएल सेम रहेंगे, कंटेंट सेम रहेगा, ग्राफिक सेम रहेंगे। आपकी वेबसाइट बिल्कुल फिर से उसी तरीके से रैंक करना शुरू कर जाती है। और अगर एक बार वेबसाइट हैक होकर आपने यूआरएल वगैरह बदल दिए तो वो फिर कहीं ना कहीं आपकी रैंकिंग में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो थैंक यू सो मच। तो मैं बाकी नोट्स तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर ही दिया आप लोगों के साथ में। बाकी मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ आप लोगों से, हाँ सर प्लीज चेक ऑन पेज। ठीक है, मैं अभी चेक, आप अगर इस पे दे दो गूगल पेज पे तो ठीक रहेगा। इफ पॉसिबल शिवम तो शेयर कर दो, एक बार चैट पे डाल दो, है ना? चलिए, हाँ गरिमा जी लिंक शेयर करो। जिन्होंने भी अपना अपना ऑन पेज कंप्लीट किया है, सो प्लीज एक बार सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अपना अपना डेटा शेयर कर दीजिए, बार बार बोलना ना पड़े, बस। ठीक है, कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, बाकी विनय, हाँ, डिस्कवर द बेस्ट मथुरा वृंदावन कैब सर्विस फॉर अ सेफ रिलायबल एंड अफोर्डेबल जर्नी। ठीक है, एक
डेंसिटी कितना परसेंट यूज किया शिवम आपने? कुछ ज्यादा नजदीक नहीं लगा दिए कीवर्ड आपने, मतलब थोड़ा सा गैप देते। देखो एक यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ, मतलब जस्ट थोड़ा सा एक स्पेस लाइक गैप होता तो थोड़ा और ठीक है वैसे तो प्लेसमेंट, बट थोड़ा सा गैप देना था, है ना? बट ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा। गैप मतलब समझ रहे हो, जैसे अब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कीवर्ड नहीं है यहाँ तक, है ना? बट स्टिल थोड़ा यहाँ देते, फिर इसको छोड़ के यहाँ देते, वैसे देना वही था, और यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा हटा के तो थोड़ा नीचे गैप में दे, कोई बात नहीं। बट की पैराग्राफ कीवर्ड पे भी डिपेंड करता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बढ़िया है, आपने अच्छा कर दिया है, सही है। बाकी इंटरनल लिंकिंग वगैरह एक्सटर्नल लिंकिंग वगैरह भी आपने किया होगा, हाँ वेरी नाइस, परफेक्ट। तो क्लियर हो गया ऑन पेज आपको बढ़िया से, बस ठीक है। बाकी तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। बाकी मैं एक बार एसईओ को एक से डायग्नोस करता हूँ। आपका यूआरएल, आपका कैनोनिकल तो पढ़ेंगे, मथुरा वृंदावन कैब सर्विस, डिस्कवर द बेस्ट मथुरा वृंदावन कैब सर्विस, ठीक है H1 में, ठीक है। आपका तो सारे ग्रीन है, ग्रीन 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 ग्रीन। बाकी डिस्क्रिप्शन तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहता है, इट्स ओके, चलेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है सर। पूरे पेज में 1.5% रूट्स यूज करेंगे, कंटेंट करते हैं या कंटेंट सर पूरे पेज में। कुलदीप शर्मा जी, आपके पेज का वर्ड काउंट पे आपकी डेंसिटी मैटर करती है, आप कितने वर्ड का कंटेंट लिख रहे हैं उस पे वो मैटर करता है। गरिमा जी, आपने वो वाला पेज नहीं दिया ना जिसपे आपने ऑन पेज किया हो, मैंने ओपन तो कर लिया, लेकिन आप वही आर्टिकल ही भेजते मेरे को, याद बात, ठीक है। आपका बढ़िया शिवम, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। फर्स्ट इंडेक्स होगा तभी एसईओ काम करेगा, पहले तो ऑन पेज काम करेगा, उसके बाद इंडेक्सिंग प्रोसेस होगा ना सर। एसईओ बाद में कैसे हो जाएगा? पहले ऑन पेज होगा, फिर इंडेक्सिंग होगा, फिर टेक्निकल होगा, फिर उसके बाद होगा। और होता ऐसा है कि पहले आपका प्रॉपर ऑन पेज होना चाहिए, फिर आपका टेक्निकल फिक्स होना चाहिए, उसके बाद इंडेक्सिंग करानी चाहिए। कई बार जब क्या होता है, आपने पेज बना दिया, आपको लग रहा है मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है, आपने उसको गूगल में रिक्वेस्टिंग भेज दी इंडेक्सिंग के लिए, पर क्या पता कि आपका जो बाकी स्पीड में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कैनोनिकल में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्पीड में, आपके कोर वेब वाइटल में, तो उस वजह से भी गूगल इंडेक्स नहीं करता है। दूसरी चीज ये है, आपको क्या करना होगा, अगर देखो ऑब्वियसली बात है, ये आपके साथ नहीं है, ये बहुत सारे केसेस में होता है कि गूगल पे आपने पेज बनाया, ब्लॉग बनाया, वो इंडेक्स नहीं कर रहा है। इसके दो ही रीजन है, या तो आपके कंटेंट की क्वालिटी और इंप्रूव करने की जरूरत है आपको, पहला काम। दूसरा है, जब अगर आपका कंटेंट एक बार आपने डाला उसको इंडेक्स नहीं, तो आप उसके कंटेंट को बदलने का प्रयास करें। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी, जो पेजेस आपके इंडेक्स हो रहे हैं उसमें उस पेज का लिंक लगा दो। जैसे होम पेज है तो होम पेज में एक सेक्शन बना दो, जो भी नया ब्लॉग नया पेज बना तो उसको होम पेज में कनेक्ट कर दो, ताकि जब होम पेज फ्रीक्वेंटली इंडेक्स होगा तो उस पेज पर भी आपका इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब इसको फिक्सिंग करने का एक ही तरीका है, आप एक बार यूआरएल चेंज कर दो और उसकी दोबारा इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट दे दो। आप एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको डेटा पे काम करना पड़ेगा। ये सर्च कंसोल में जब हम डालते हैं तो ऑटोमेटिक इंडेक्स हो जाता है कि मैनुअल भी करना पड़ता है हर लिंक को जब भी पोस्ट किए तो? देखो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी वेबसाइट की थोड़ी अथॉरिटी अच्छी है, डोमेन पुराना, रेगुलर काम कर रहे हो, तो गूगल 4 से 5 दिन में अपने आप इंडेक्स कर लेता है ना, अपने आप। मतलब गूगल का अपना नेचर है कि 4 से 5 दिन में गूगल अपने आप आपकी वेबसाइट के ब्लॉग को, पेज को, पोस्ट को इंडेक्स कर लेता है, अगर थोड़ी सी अथॉरिटी वगैरह अच्छी है आपकी वेबसाइट की, कंटेंट क्वालिटी अच्छी है तो भी कर लेगा। अथॉरिटी चलो नहीं भी है ना एक बार को, तो भी गूगल इंडेक्स कर लेगा, ठीक है। अब गूगल सर्च कंसोल में लिमिट होती है, एक दिन में आप 10 पेज की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में, ब्लॉग को, पेज को आप एक ही दिन में 10 करा सकते, उससे ज्यादा नहीं करा सकते। तो मेरा मानना यह है शकील साहब की, अगर आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो गूगल सर्च कंसोल बेसिकली एक फोर्स कमांड मानी जाती है कि आप गूगल को बोलो कि भाई जल्दी जबरदस्ती, मतलब आई मीन टू से, और तो इंडेक्स है ना, तो एक उसका जो नेचुरल वे होता है उसका इंपैक्ट अलग आता है। अगर आपने कोई पेज बना, उसको बोला चलो गूगल अपने आप इंडेक्स कर लेगा, आप अपने काम करते रहो, अपने बैकलिंक करते रहो, टेक्निकल चीजों को गूगल अपने आप इंडेक्स, तो उसका इंपैक्ट थोड़ा अलग देखा जाता है। और जो हम फोर्स इंडेक्सिंग करते हैं ना, इसका रिजल्ट इंडेक्स होते दिखेगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे पीछे जाना शुरू हो जाता है, फिर वो एक अपने टाइम पे आके टिकेगा, रुकेगा, फिर वो आपको रिजल्ट दिखाना शुरू करेगा। इंडेक्स नहीं हो रहा है तो आप एफएक्यू बढ़ाओ, एफएक्यू ऐड करो, और आपका अगर नहीं हो रहा तो फिर एक बार यूआरएल चेंज करके देखो। ये प्रैक्टिस ऑल ऑन पेज एसईओ से ही होगा जो है ना, जो कि होगा उसी से सर। देखो ये प्रोसेस है, और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट के पेज को तभी इंडेक्स करवाइए जब आपका प्रॉपर ऑन पेज और टेक्निकल परफेक्ट फिक्सिंग है, देन यू कैन गो हेड द इंडेक्सिंग। अभी ऑन पेज में सर आपने काफी सारी चेकलिस्ट पढ़ी, टेक्निकल में पूरी चेकलिस्ट आप अभी पढ़ ही रहे, तो जब सारे पैरामीटर्स को इंप्लीमेंटेशन करोगे तब जाके आपको इंडेक्सिंग प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। उससे पहले क्या होता है, आजकल बस डाला आपने, सोचा ले भाई चलो
तो गूगल के क्रॉलर हमारे लिए खाली नहीं बैठे, उनको बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस का डेटा भी क्रॉल करना होता है, तो उनको हल्की सी भी कुछ लगेगी ना, कंटेंट में कमी लगेगी या स्पीड में लगेगी या टेक्निकल लगेगी या डिवाइस कंपेटेबल, तो कहीं भी कहीं इंडेक्सिंग करेंगे। तो ये प्रोसेस समझना है सर। कई बार तो ऐसा होता है कि अपना जैसे साइट है, हाँ अपन ने उसको सर्च कंसोल में सबमिट नहीं किए तब भी रैंक हो हाँ जाए। हाँ, नहीं मैंने अभी क्या बोला, मैंने आपको अभी क्या बोला थोड़ी देर पहले सर, मैंने आपको वही कहा है कि गूगल 4 से 5 दिन में ना अपने आप इंडेक्सिंग कर, आप कुछ भी नहीं करो। नए साइट को भी, हाँ हाँ, नया को भी कर लेगा, कोई दिक्कत यानी नहीं। जिसको हमने कभी सर्च कंसोल में डाले ही नहीं उसको भी सर्च कर लेता ना। मैं कह रहा हूँ आपने डोमेन खरीदा, होस्टिंग बनाई, वेबसाइट अपलोड करी, कोई सर्च कंसोल नहीं, कुछ नहीं करना, गूगल उसको भी इंडेक्स कर लेगा, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है ना। तो वो चीज, तो उसमें बस ये है कि अगर हम ये सब चीजें जो सर्च कंसोल वगैरह करते हैं ना, ये तो ठीक है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है कि चलो ठीक है सेटअप करना है, तो जिसे हाँ, आपका थोड़ा काम फास्टर चले, करने के लिए। फास्ट करने के लिए, बस सिंपल है।